इन पर शोध होना चाहिए। विषय बता देता हूं, जैसे निर्मला देवी अध्यात्म और तार्किकता के रूप में जानी जाती हैं। सहज योग वर्तमान समय की आवश्यकता। दूसरा विषय है शोध का कि माता निर्मला देवी या निर्मला देवी जी के माध्यम से सहज योग की महत्ता। तीसरा विषय शोध का है सहज योग के माध्यम से सामाजिक समरसता। आपके सहज युग के अनुयायी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं, और आप अभी अभी कुछ सालों पहले ही अध्यात्म में यह कहा जाए कि परम शक्ति के साथ एकाकार हुई है, और आपके माध्यम से देश में कम से कम 2 करोड़ लोग सहयोगी हैं और 1 लाख से अधिक सहयोग केंद्र हैं। और आपको आश्चर्य होगा, सब निःशुल्क, कहीं भी कोई शुल्क की डिमांड नहीं की जाती। ये सहयोग का विषय भी आप शोध के लिए ले सकते हैं, उपयोगी होगा। और माता निर्मला देवी के हजारों प्रवचन, हजारों कैसेट्स और पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। पुणे में मुख्य आपका प्रतिष्ठान है। इसके अलावा छिंदवाड़ा तो आपकी जगह है ही, वहां जाकर के आप शोध कार्य कर सकते हैं। और यकीन जानिए, सहज योग पे शोध कार्य करना आपकी जिंदगी में पंख लगा देगा। आपको मैं आगे आता हूं। अभी शुरुआत में बात हो रही थी, वो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर। उनके ऊपर व्यक्तित्व, अभी अभी कल परसों भगत सिंह जी की जयंती गई है, कल ही गई है। भगत सिंह पर शोध आप कल्पना करें, पंजाब तक में मुश्किल से 3 या 5 अब तक थे। भगत सिंह पर शोध वह करेगा जो देश का जागरूक, चुनौतीपूर्ण दायित्व को लेने वाला नौजवान लड़का या लड़की। भगत सिंह पर शोध वो करवाएगा जो समझता होगा कि हाँ, भगत सिंह युवाओं के लिए आज भी और जब तक भारत देश है तब तक प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। सुखदेव पर, राजगुरु पर, चंद्रशेखर आजाद, इन पर शोध होने चाहिए और गर्व के साथ होने चाहिए। तथ्य किताबें हम जोड़ देंगे, मिला। इसके अलावा वीर सावरकर पर शोध। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता संग्राम में गीतों और कविताओं की भूमिका पर शोध। रंग दे बसंती हो या अन्य हमारे प्रेरणादायी गीत हो, वंदे मातरम हो, ये सब स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, हमारे आम व्यक्तियों के लिए प्रेरणादायी थे, जोश भरने वाले। आप कल्पना करें कि 90 के दशक को ले लें या आजादी के बाद से ले लें, आजादी के बाद से कौन सा ऐसा गीत है जो आपको याद रहता है, जो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी की याद दिलाता। मैं कहना चाहूंगा, मैं खुद एक साहित्यकार हूं, लेकिन ये तसव्वुर की, ख्यालों की कंगाली का दौर है। हम रंग दे बसंती चोला, खूब लड़ी मर्दानी या वंदे मातरम या अन्य जैसे एक ही गीत ए मेरे वतन के लोगों के बाद से नहीं देख पाए। कोई जोश हम सोचते ही नहीं। हमने आजादी को फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ये तो हमें मिलनी थी बैठे बैठे। सुभाष चंद्र बोस का आप कल्पना करें, आजादी की लड़ाई में योगदान और सरदार पटेल की भूमिका अखंड भारत को बनाए रखने, इन पर शोध होना चाहिए। दोनों महानुभावों पर, सुभाष चंद्र बोस जी और सरदार पटेल के ऊपर 150 से 300 पुस्तकें उपलब्ध हैं। सुभाष चंद्र बोस की किताबें कोलकाता के संग्रहालयों में, वहाँ के पुस्तकालयों में है। दिल्ली की जो मुख्य लाइब्रेरी है, किताबें उपलब्ध हैं, कई प्रकाशक छापते हैं। और सरदार पटेल पर तो पुस्तक बहुत ही उपलब्धता है, इस पर आप शोध कर सकते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम में साहित्यकारों का योगदान आप कल्पना करें, कुछ नहीं, बहुत सारे साहित्यकार ऐसे हुए जो स्वतंत्रता संघर्ष में बराबर योगदान, और कुछ ऐसे भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जो सरकार, नई सरकार की तरफ से भी वजीफा पाते रहे, विदेशों में पीएचडी करने जाते, लंदन या की, मैं नाम नहीं लूंगा। तो ये एक विषय शोध केंद्र है। अब मैं आगे बढ़ता हूं पत्रकारिता पर। जिस चीज में आज के समय में सबसे अधिक काम करने की आवश्यकता है, भाषा में
व्यवहार में, संस्कार में, नैतिकता में, वो है पत्रकारिता। आम व्यक्ति हो, प्राध्यापक साथी हो, शोधार्थी हो, या कोई भी व्यक्ति, उसका रोज सुबह वास्ता पड़ता है पत्रकारों द्वारा किए गए उपक्रम समाचार पत्र। कौन ऐसा है, कौन सा घर ऐसा है, कौन सा व्यक्ति ऐसा है समाचार पत्र में, बहुत महत्वपूर्ण। फिर बच जाता है टेलीविजन न्यूज, से मैं आगे आऊंगा। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र इतनी स्तरहीनता, उच्च श्रृंखलता, भाषा की निकृष्टता और सवाल पूछने की शून्यहीनता, वैचारिक शून्यता आ गई है कि आप समझिए कि जो पत्रकारिता आजादी के एक दशक तक 1960 तक इस लेवल पर थी, 100 में से 90 नंबर की थी, वो आज गिर करके 100 में से 10 नंबर पे। इतना पतन हो गया है। इस पर विशेष कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के पत्रकारों ने, युवा पीढ़ी, अब सबसे अधिक युवा लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं। मेरी जानकारी में कम से कम जितने लोग इंजीनियरिंग करते हैं उसके बराबर लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं। मीडिया हाउसेस में मीडिया कोर्स, पीजीडीसी हो, आपका बैचलर ऑफ पीजीडीसी वगैरह कर रहे हैं, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन पाठ्यक्रम, उसके प्राध्यापक, कंटेंट, वो ही घिसा पिटा ये सिर्फ का बेटा। एक भी उसमें भाषा पर, नैतिकता पर, निर्भीकता पर, व्यवहार पर और नए विषय पर बोलने वाला कंटेंट नहीं। इन लोगों ने, राजेंद्र माथुर आपके मध्य प्रदेश के हुए हैं, प्रभात जोशी, एन राम, चित्ता सुब्रमण्यम, आपका अरुण शौरी जी, राहुल बापुते जी, अभय चिलानी, उधर से पंजाब केसरी वाले लाला अमरनाथ जी, इन सबका नाम नहीं। कि वो लोग थे जीवन मूल्य के सरकार से बढ़ गए। कल्पना करें, तत्कालीन प्रधानमंत्री चाहे इंदिरा गांधी हो, मोरारजी देसाई हो, राजेंद्र माथुर उनसे भिड़ गए, उनके विरोध में खड़े थे, प्रधानमंत्री। सोचिए, ऐसे इन पत्रकारों के ऊपर पाठ्यक्रम में अध्याय होने चाहिए। मैं 2 जगह सिलेबस कमेटी में हूँ, पत्रकारिता विभागों के विश्वविद्यालयों में। मैं दोनों जगह इन नामों के ऊपर अध्याय लिखवाने के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया, असाइनमेंट दिया, इस पर लिख कर लाइए, जो किताब के रूप में कंपाइल्ड होगा और भावी पत्रकारों को पढ़ाया जाए कि पत्रकारिता क्या होती है। क्या थे हजारी प्रसाद द्विवेदी के समय के महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्या थे पहला उद्दंड मार्तंड समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले लोग, और किस तरह से महात्मा गांधी, नवजीवन हो, यंग इंडिया हो या अन्य अखबार क्यों निकालते, तिलक हो या गोपाल कृष्ण गोखले हो, ये सब रहे। और कल्पना करें कि जो लोग आजादी के बाद सत्ता में आ गए, वो पत्रकार, वो शुद्ध प्योर राजनेता थे, अवसरवादी थे, कुछ नहीं किया। सिर्फ जब देखा कि जुलूस आजादी का संघर्ष करते करते ये कगार पे पहुंच गया है 10-20 साल पहले, तो झंडा उठाए शामिल, और ऐसे शामिल हो सकता है गांधी जी को बेवकूफ बना, वो अलग मुद्दा। पत्रकारिता में निर्भीकता और सवाल पूछने की क्षमता। आपका आर्टिकल, आपका लेख, एक लेख पूरे अखबार में, जो 20 पेज का अखबार आता है, हिंदी का या गुजराती का हो या अंग्रेजी का हो, उसमें यदि एक लेख रोज अच्छा मिल जाए तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए। एक अच्छा लेख आपके समझने की, सोचने की खिड़की खोल देता है। एक लेख, महीनों हो जाते हो एक लेख नहीं। अब तो पत्रकारिता अखबार यूं झुका होता है या फिर यूं झुका, वो निष्पक्ष रहता ही नहीं। निष्पक्ष रहना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, लचीली भले ही हो पर सरेंडर नहीं हो, सीधी। 2 बातें सरकार की भी छापी है, प्रशंसनीय, अच्छी हो। एक बात सरकार की कर्मियों पर भी इशारा। और सबसे बढ़कर, मैं कई जगह जब बोलने गया पत्रकारिता विश्वविद्यालय में, ये कहा गया कि विज्ञापन दाता अखबार को चलाते हैं
हमारे एडवर्टाइजर वो हैं, उनके वजह से हमें छाप। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। कल को अलकायदा हो, तालिबान हो, यदि वो अखबारों को मोटी रकम दे देगा, ISIS हो, तो क्या अखबार वाले उनकी गुणगान करेंगे, उनकी बात करेंगे? ये कमजोर तर्क है, कमजोर बहाना है जो हमारे पत्रकार संपादक देते हैं। ऐसा नहीं है। कोई भी विज्ञापनदाता, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी हो, छोटे छोटा भी हो, वो कभी नहीं चाहता कि आप आम लोगों का दुख सुख ना लें। वो कतई नहीं चाहता कि आप हमारा गुणगान करते ही जाओ। वो ये चाहता है भारत का हर बड़ा व्यक्ति अपनी लगन से, मेहनत से बड़ा बना है। सिफारिश या ढोल ढप्पे में बड़ा नहीं बना है, संघर्ष किया है, रात दिन एक किया है, रिस्क लिया है, तो बड़ा बना। वो क्यों चाहेगा कि आप उसकी खामखा स्तुति करो? पत्रकार लोग चूंकि फील्ड में नहीं जाते, उनके बीच में नहीं जाते, जहां लेखन चला जाता है, या कुसुम खेमाएं चली जाती हैं, पत्रकार नहीं जाते। वो डेस्क पर बैठकर या निकलता है फील्ड पे जाने के नाम पर दफ्तर से अपने, और घर आकर के या क्लब में जाकर बैठ जाता है, चाय की छड़ी पर बैठ जाता है और एक रिपोर्ट घास काट के, इसकी भाषा सोचिए। पत्रकार का काम है रोज लिखना, और वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, भाषा के क्षेत्र ग्रेजुएट है, डिग्री है, डिप्लोमा है, पर पढ़ा लिखा नहीं, साहित्य की भाषा जानी ही नहीं, और शब्दों का जादू क्या होता है, इस तरह से होता है। तो पत्रकारिता पर व्याख्यान शोध की महत्व की आवश्यकता है। हम करने जा रहे हैं अभी 10 तारीख के बाद 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, उसमें पत्रकारिता भी एक दिन का मुख्य विषय रहेगा। और पत्रकारिता में जो विषय है शोध के, वो है हिंदी पत्रकारिता, चुनौतियां और संभावनाएं। इसमें साहित्य भी आ जाता है, MA हिंदी या PhD हिंदी का ही विषय है जर्नलिज्म के अलावा। दूसरा है समकालीन पत्रकारिता का भविष्य। और तीसरे विषय जो मैं ऊपर नाम लिए, N राम हो, राजेंद्र माथुर हो, प्रभात जोशी हो, या सीता सुब्रमण्यम हो, इनके ऊपर आप देख सकते। अब N राम के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। N राम कौन है? एक लाइन, तत्कालीन प्रधानमंत्री। सोचिए, पूरी मेजोरिटी से 400 सीटें लेकर बने एक पार्टी के प्रधानमंत्री, लो नीना, अब ये बना दिया हमने, एक पार्टी के प्रधानमंत्री, उनके भ्रष्टाचार के सबूतों को N राम इंडियन एक्सप्रेस में छापते हैं। पहली कल्पना, एक्सप्रेस समूह रामनाथ गोयन का, तुम बुला लो ना। वो ये देखो, ये हमने थर्ड पेपर का बाकायदा प्रूफ होता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी। शुक्ल जी जरा रोकिएगा, ये बात जो बातें आ रही। ये देखो ना, हमारे में तो आवाज ही नहीं आ रही। तो जो ये होते हैं तत्कालीन पत्रकार, वो उसको छापते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री के स्वीकारता है, मानता है भ्रष्टाचार हुआ, गड़बड़ी। ये साहस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हटता चला गया, और पत्रकारों में निर्भीकता के स्थान पर समझौतावादी प्रवृत्ति। मैंने इसलिए शुरुआत में कहा, पत्रकारिता विषय पर विशेष ध्यान देने की हिंदी के अंदर ज्यादा जरूरत, और ऐसी किताबों की आवश्यकता है। ऐसी किताबें हो तो हमारे पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाए। अंत में मैं 2 बातें और कह करके अपने सवालों का फिर मैं करूंगा इंतजार आप लोगों के, कि जब हम इस चीज पे आते हैं कि हम ऐसे चुनौतीपूर्ण विषयों पर शोध करें, इसमें एक विषय और रह गया है, वो है ग्रामीण स्वावलंबन। ये भी बहुत जरूरी है। आप देखते हैं ऐसे हुनरमंद लोग जो अपने गांव में, अपने कस्बे में सीमित साधनों में दूध और दूध के उत्पादों का उत्पादन करते, मक्खन, घी, छाछ, दूध, ये भैंसे बंधी है 20, और ये उत्पादन चलता है। कोई विदेशी मशीनरी नहीं, कोई सरकारी डेयरी नहीं। वो किस तरह से कर रहे हैं, क्या व्यवस्था है, उस पर काम होती है स्वावलंबी भारत। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं। एक कहानी आई थी कम से कम 6 दशक पहले, हरिश्चंद्र रेणु की पंच लाइट, जब गांव में पहली बार पंच लाइट आई, तो भारत में भी
गौ सेवा के माध्यम से गौ के जो संवर्धन केंद्र हैं जहाँ गाय रहती हैं, वहां पर गौमूत्र से चिकित्सा, दवाइयों की सुविधा और गौमूत्र से पंच लाइट जैसी पेट्रोल में जलाने की योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा। आपके रायपुर के हैं गिरीश पंकज जी, उन्होंने एक गाय की आत्मकथा किताब लिखी है, एक गाय की आत्मकथा। उसमें विवरण दिया तथ्यों के माध्यम से कहां कहां स्वरोजगार के माध्यम से अकेले गौ पालन से 50 लोगों को रोजगार मिल रहा है बिना सरकारी मदद। तो जब आप आलोचना करते हैं कुछ साथी हमारे वामपंथी कि प्रधानमंत्री या सरकार रोजगार नहीं दे रही है, ऐसा नहीं। आप लोन लीजिए सरकारी मदद से, गौ पालन या जहां गौ पलती है वहां 4-5 लोग मिल जाइए, प्रोजेक्ट की फाइल बनाइए, हमसे राय लीजिए, जो हम जाने पहचाने लोग हैं इस फील्ड में जानते हैं, गिरीश पंकज से मिलिए और किस तरह से स्वरोजगार घर बैठे गांव में आप बना सकते हैं उसके बाद। ये इसके अलावा डिटर्जेंट, आप देखिए डिटर्जेंट हो, क्लीनर हो, फ्लो क्लीनर हो, इस पर आप काम कर सकते हैं। मैंने कहा भी है, फिर दोहरा हूं अंत में कि आप विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो SUP आप कैंप चलाते हैं उसके माध्यम से डिटर्जेंट, फ्लो से लेकर के वॉशेबल तक, फिनाइल या अन्य चीजों का उत्पादन शुरू कीजिए ड्रम भर भर, और कलेक्टर साहब से अनुमति ले लीजिए कि ये महाविद्यालय परिवार ही बना रहा है, बच्चे ही बना रहे हैं और ये उनके परिवारों में ही जाएगा, लिहाजा इस पे हमें टैक्स वगैरह ना देना पड़े, और वो बोतलों में भर के बाजार से 1/4 दाम में आप अपने महाविद्यालय में आसपास दीजिए। तो युवाओं को स्वरोजगार की प्रेरणा मिलेगी और एक नया काम शुरू। इन सब बातों पे हमें ध्यान देना है और विषय 2 बता रहा हूं इस पर PhD के, एक स्वरोजगार और भारतीय संस्कृति। याद रखिए जो स्वरोजगार आज आप देख रहे हैं, चाहे गाय का हो, चाहे औषधियों का हो, आज का नहीं है, सैकड़ों साल परंपरा है। वो जड़ी बूटी को देख करके ही पहचानने वाले लोग बने, अपनी आंखों से देखे। मध्य प्रदेश का भोपाल का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय इस विषय में काम कर रहा है। जबलपुर के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी के निर्देशन में साई द्रौपदी विश्वविद्यालय भी इस ओर काम कर रहा है। तो इन विषयों पर PhD होना चाहिए, आयुर्वेद के ऊपर शोध होना चाहिए, उसको हिंदी साहित्य से, इतिहास से जोड़ने के तरीके हम, और भारत सरकार UGC इस मामले में सहयोग देने की तैयार है। अंत में एक बात और कहूंगा, वेदांत पीठ, क्या आप जानते हैं UGC ने, उच्च शिक्षा आयोग ने हर विश्वविद्यालय में वेदांत पीठ खोलने के प्रस्ताव ऑनलाइन मांगे हुए हैं। 50 लाख रुपए मदद मिलेगी पहले साल, दूसरे साल काम देखने के बाद। वेदांत पीठ का तात्पर्य ये है, दर्शन, वेद, उपनिषदों पर हिंदी माध्यम से आप शोध कराएं, कार्य कराएं और देश विदेश में उसका प्रचार प्रसार करें, किताबें प्रकाशित करें। इसके लिए वेदांत पीठ के लिए ऑनलाइन UGC की वेबसाइट पर प्रस्ताव मांगे गए हैं। 2 साल से आप आवेदन करें, खोलिए, रोजगार बढ़ेगा और भारतीय संस्कृति आगे बढ़ेगी और नए नए शोध के विषय आए। मेरी सेवाओं की, मेरे गाइडेंस की जहां जरूरत हो, मैं देश भर में जाता रहता हूं, आने को तैयार रहता हूं, सहयोग कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है आज के संक्षिप्त व्याख्यान से आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और आपने अपने काम के बिंदु लाभान्वित किए होंगे। और जो जो मैंने कहा है उन विषयों पर कैसी भी मदद आपको चाहिए, आप मुझे, स्मृति जी अभी मेरा नंबर और नाम डिस्प्ले कर देंगे मैसेज बॉक्स में, आप मुझे संपर्क, लेकिन केवल वही बात करें जो किताबें पढ़ते हो, जिन्हें पढ़ने में रुचि है। केवल रुचि पढ़ने में नहीं है तो बात ना करें। आप सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने ये व्याख्यान जी। धन्यवाद सर, आज बहुत ही जानकारियों से भरा हुआ आपका व्याख्यान था। निश्चित ही आपने एक दिशा निर्देश दिया है किस तरह से हमारे शोधार्थी किन किन विषयों पर काम करें। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद है, इस पर शोध कार्य हुआ है।
मेरे मार्गदर्शन में यदि यहाँ नीलम दुबे जी जुड़ी होंगी, तो मैंने साहित्यिक पत्रकारिता मध्य प्रदेश की, जिसमें राजेंद्र माथुर जी और राहुल बारपुते जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, इन सब पत्रकारों को लेकर उनकी जो स्वतंत्रता आंदोलन में उनका जो योगदान था, उस पर काम करवाया है। और आपने जो कुसुम खेमानी जी की बात की, तो कुसुम खेमानी जी का निरंतर मैं साहित्य पढ़ रही हूँ। मैं यहाँ कहना चाहूंगी, देखिए जिस विषय पर लोग बात करने से कतराते हैं, वो विषय आपने रखा। और इन तीनों उपन्यासों को जब मैंने पढ़ा, चाहे जड़ियाबाई हो, चाहे उनकी अमृत कन्याएं हो लाल बत्ती की, तो मुझे लगा कि स्त्रियों की ये जो स्त्रियां इस उसमें व्यापार में ढकेल दी गई हैं, कई मजबूरीवश आ गई हैं, तो उनका कितना यथार्थ, कितना कारुणिक और कितना संवेदनात्मक दृश्य उन्होंने प्रस्तुत किया है, चाहे राधा हो उस उपन्यास की पात्र, चाहे और दूसरी स्त्रियां हो। तो आप देखिए कि जो आपने कहा कि आंखें भर आती है, वही बात होती है, क्योंकि उन्होंने वहां जाकर काम किया है, देखा है और लिखा है। शरद सिंह जी का के उपन्यास भी मैंने पढ़े हैं। और अभी आपने जो बात की थर्ड जेंडर पर, कि इस पर भी काम होना चाहिए, तो देखिए इस पर एक तो काम बहुत हो गया है कि बहुत कुछ फैशन की तरह से किया जाने लगा है, बहुत सारी रचनाएं इस विषय पे आने लगी कि ऐसा विषय है कि इस पर लिखने से ख्याति मिलेगी। लेकिन मेरा कहना यही कि जो शोध कार्य हो वो एक सकारात्मक दिशा में होना चाहिए, और जो ये जो तृतीय लिंगी विमर्श है, इसको और लोगों को मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाए, ये हमारी सरकार का प्रयास है। जो वंचित वर्ग की आपने व्याख्या की, तो बहुत ही आपने उत्तम व्याख्यान दिया है, और निश्चित ही जितने शोधार्थी हैं वो लाभान्वित हुए हैं। मैं यहाँ अध्यक्षीय उद्बोधन के पूर्व किसी के मन में यदि सवाल है तो उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। यदि सर से कोई बात करना चाहते हैं, अवस्थी सर से, कोई शोधार्थी, इतना व्याख्यान सुनने के बाद आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठे हैं, कोई जिज्ञासा है, तो आप कृपया पूछ सकते हैं। तो दूसरा मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कल और परसों हमारी जो कार्यशाला है 3 दिन से 12:30 बजे आयोजित हो रही थी, तो हमको वही ध्यान में है, लेकिन आप बिल्कुल अब ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि हमारे जो अतिथि जो बाहर से आ रही है कनाडा से, हेलो डॉक्टर स्नेह ठाकुर, उन मैम। हाँ जी, 1 मिनट रुक जाए, 1 मैम मिनट नमस्ते। बाद आप अपना प्रश्न पूछिए। तो मेरी घोषणा सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिए। अंजलि जी, आपको समय दिया जाएगा। तो कल और परसों जो है हमारे इस कार्यशाला का समय 11 बजे से है। आप लोग ये ध्यान रखिए कि कल हम 11 बजे मिलेंगे, परसों भी हम 11 बजे मिलेंगे समापन सत्र में। हाँ अंजलि जी, अब आप अपनी बात कहें। जी नमस्ते सर। सर मैं ये पूछना चाहूँगी, जो आपने विषय बताए हैं हम लोगों को शोध के लिए, इन विषयों पे आपने जो कहा कि हमको सभी तरफ से मटेरियल मिल सकता है, लेकिन एक हमारी सोच है जो आज हम नॉर्मली अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं कुछ शब्द, कि जो अभी हम मतलब बहुत दिनों से इस बात को माइंड में कर रहे हैं कि हम देखें, कॉलेज में महाविद्यालय नहीं बोलते, अधिकांश कॉलेज बोलते हैं। तो जो आपने भाषा की बात कही, तो हम यदि इस विषय पर शोध करना चाहें तो उसके लिए मुझे किस टाइप की रेफरेंस बुकों का सहारा लेना चाहिए सर? क्योंकि सर जैसे घर पर जो बात होती है वो ग्रामीण में, तो ग्रामीण में देखा जाए तो अगर कोई कमरे में है जो ऊपर है, तो उसको कहा जाएगा कि वो अटारी में है, तो वो उस जगह पे एक फाइंड होता है। लेकिन जैसे अधिकांश शहरी लैंग्वेज में एक ये शब्द आ गया है कि वो ऊपर है या ऊपर चला गया, तो वो एक नकारात्मक वेव्स भी देता है और हमको मतलब वो अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए हमको किस जी सर। इसमें देखिए, ये शोध से अधिक दैनिक प्रयोग का बात है। हम अपने ऊपर आत्मनियंत्रण रखें और कोशिश करें कि हमारे द्वारा कम से कम शब्दों का सही अर्थ वाला ही शब्द प्रयोग किया जाए, एक बात। दूसरी बात, लोक भाषा और उसका हिंदी से अंतर संबंध, ये एक विषय शोध का हो सकता है। दूसरा है क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी के विभिन्न शब्द। तीसरा विषय है हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं, और ब्रैकेट में आ जाएगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अन्यथा क्षेत्रीय भाषा कम से कम 300 प्रमुख क्षेत्रीय भाषा है, कितना करेंगे?
ठीक है ना। तो ये आप शुभ विषय कह सकते हैं। दूसरी बात, मेन बात, हमें अपनी बातचीत में, व्यवहार में, घर में भी ये नियंत्रण रखना पड़ेगा कि हम शोध के या बोलचाल में शब्दों का सही प्रयोग, और जहां ये अपने आप आ जाता है, जहां हम जाते हैं उसके अनुकूल ही हम बोलते। जी जी नमस्ते सर। आपने जो बात कही हमको ये मतलब बहुत दिनों से था और हम सोच रहे थे कि हम किससे पूछें, क्योंकि जैसे घर पे भी हमने उसका प्रयोग किया। मम्मी को कहा कि मम्मी, जैसे अपन डायरेक्ट कहते हैं कि पापा जी कहाँ हैं, वो ऊपर चले गए, तो मतलब वो एक नकारात्मकता लगती है, लेकिन शब्द अच्छे नहीं है। लेकिन आज शहरी प्रयोगवाद के समय में इन शब्दों का प्रचलन भरमार हो रहा है सर। हिंदी में ऐसे शब्द बहुतायत में है। एमए के पाठ्यक्रम में भी एक टॉपिक है ऐसे शब्दों का, इसे नाम दिया गया है अनेकार्थक शब्द। यस उसमें सर। ऐसा होता है, चलते रहते हैं। अमीर खुसरो ने भी जी कई ऐसी लिखी है पहेलियां जिसका अर्थ कुछ और है, दिखता कुछ और है, निकलता कुछ और है। वो जी एक्सेप्शनल है, सर। अलग। नेक्स्ट जी क्वेश्चन। सर। करना चाहूंगी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष परम सम्माननीय प्रोफेसर RN श्रीवास्तव जी को कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। थैंक यू मैडम। आज ये जो अंतर्राष्ट्रीय 5 दिवसीय कार्यशाला अपने महाविद्यालय में चल रही है, शासकीय मान कुंवरबाई महिला महाविद्यालय जबलपुर में, इसका तीसरा दिन है और बहुत ही सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज की इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता डॉक्टर संदीप अवस्थी जी, जो अध्यक्ष भारतीय विद्या अध्ययन केंद्र जयपुर हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और अब चूंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूं, सर तो दर्शन के विद्यार्थी रहे हैं, इसके बाद भी आपने हिंदी के विषय में भी, दर्शन के विषय में भी, इतिहास के विषय में भी बहुत सारी चर्चाएं की और बड़े महत्वपूर्ण शोध विषयों पर भी आपने प्रकाश डाला। हम लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं, इसके लिए हम सर के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती लीला भलावी ने, जो इस कार्यशाला की संरक्षक भी हैं, मैं उनको भी सादर नमस्कार करता हूं। और कार्यशाला की संयोजक प्रोफेसर स्मृति शुक्ला मैडम, इस कार्यशाला में उपस्थित प्रोफेसर गुजराल मैडम, वो विश्व बैंक परियोजना की संयोजक हैं इस महाविद्यालय में, और हमारे सभी विद्वत साथी, शोधार्थी, आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन सादर रखता हूं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध निश्चित रूप से एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और अब इसमें नई शिक्षा नीति भी जुड़ गई है। मध्य प्रदेश शासन ने नई शिक्षा नीति तो इस सत्र से प्रारंभ ही कर दी है और एक बात ये भी है कि इसमें स्नातक में भी शोध कार्य को पाठ्यक्रम में जोड़ा है। स्नातक स्तर पर, पहले हम लोग के यहाँ स्नातक स्तर पर शोध कार्य नहीं रहता था। इस बार इस नई शिक्षा नीति में स्नातक का चतुर्थ वर्ष जो होगा वो शोध से ही संबंधित होगा और स्नातक शोध सहित उपाधि विद्यार्थियों को दी जाएगी जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम ही पूरा करेगा। तो इसलिए निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन शोध को बढ़ावा देने के लिए, शोध को प्रोत्साहित करने के लिए काफी प्रयास कर रही और निश्चित रूप से ये जो विषय है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज के हमारे मुख्य वक्ता महोदय द्वारा जिन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया, उनमें से आपने शोध की आवश्यकता पर बहुत बल दिया है और भारत में शोध कार्य की क्या स्थिति है इस पर भी आपने बहुत चिंता व्यक्त की है। दूसरे देशों की तुलना में हम बहुत पीछे हैं शोध कार्य में, तो हमको निश्चित रूप से शोध कार्य को और प्रोत्साहित करना है, बढ़ावा देना है। और बहुत सारे विषयों पर आपने शोध के लिए, शोधार्थियों के लिए प्रकाश डाला। जो नए शोधार्थी हैं उनके लिए नए विषय भी आपने बताए। विशेष रूप से आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कार्यों पर प्रकाश डाला और उन पर शोध कार्य की आवश्यकता बताई। निश्चित रूप से आवश्यक है और इन पर बहुत आवश्यकता है शोध कार्य की।
एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई है शोधार्थियों के लिए, हम लोगों के लिए पुस्तकें क्रय करने से संबंधित। इस बात को हम भी महसूस करते हैं कि लोगों को पुस्तकें क्रय करना चाहिए, और हम प्रायः अपने विद्यार्थियों से भी इस पर चर्चा करते हैं, अपने साथियों से भी चर्चा करते हैं कि जैसे किसी भी कार्य को करने वाला एक सामान्य सी बात बता रहे, आपको कोई मिस्त्री होता है, चाहे प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, जब वो आपके यहाँ काम करने आता है तो अपने सारे उपकरण लेकर के आता है, आपसे कोई उपकरण नहीं मांगता कि हमको आप ये दे दीजिए तब हम आपको ये काम कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को भी कम से कम हमारा जो अध्ययन क्षेत्र है उससे संबंधित पुस्तकों का संग्रह हमें अपने पास रखना चाहिए। और हमको बार बार कहीं से, हालांकि इतनी सारी चीजें होती हैं कि हम केवल उस पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमको लाइब्रेरी का सहारा लेना पड़ेगा, मगर एक कुछ सीमा तक तो पुस्तकें हमें क्रय करना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि वर्षों तक शायद ही कोई किसी पुस्तक की दुकान पर जाता हो और कोई नई पुस्तक क्रय करके लाता हो। बहुत कम लोग हैं इस प्रकार के जिनकी अध्ययन में रुचि है और नई नई पुस्तकें खरीदते हैं, वैसे बहुत कम लोग हैं आज के समय में। तो आपने इस विषय को भी वो किया, तो इस पर हम निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है ये वाली बात। और इसके अलावा आपने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर भी चर्चा की और इन पर भी महत्वपूर्ण शोध कार्य की आवश्यकता पर बल दिया। पत्रकारिता के विषय भी आपने रखे, पत्रकारिता की जो स्थिति चल रही उस पर भी आपने विचार व्यक्त किया, और ग्रामीण स्वावलंबन पर भी आपने विशेष शोध की आवश्यकता बताई। वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण सारी बातें हैं, और निश्चित रूप से हम और हमारे विद्यार्थी और हमारे साथी लोग इन विषयों पर ध्यान देंगे और नए विषयों की तरफ शोध के लिए अग्रसर। एक चीज और है कि जो वर्तमान समय में शोध कार्य की गुणवत्ता है वो तो कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं। आजकल हम, जैसा सर ने भी बताया कि हमारे पास कोई विद्यार्थी आता है कि हमको शोध करना है, कोई टॉपिक बता दो, तो वो बस यही चाहता है कि 8-10 किताबें रखो और उससे एक नई अपनी शोध ग्रंथ अपना तैयार कर लिया जाए। तो निश्चित रूप से गुणवत्ता कम हुई है, मगर इसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं, काफी हद तक हम लोग भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग ही उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगर ऐसे चीजों को हम लोग रोकें तो निश्चित रूप से गुणवत्ता बढ़ेगी। शोधार्थियों को आज के समय में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और फील्ड वर्क भी करना चाहिए उन लोगों को, जो कि आजकल बहुत कम हो गया है। दूसरी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके कारण वे लोग विशेष ध्यान शोध की तरफ नहीं दे पाते हैं। अभी जैसा कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर स्मृति शुक्ला ने एक बात पर हमारा जब शुरुआत में परिचय बता रही थी तो उन्होंने एक चीज बताई थी, गोवा सत्याग्रह पर हमारे काम की। तो हमारे महाविद्यालय ने गोवा सत्याग्रह पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन विगत 4-5 वर्ष पूर्व किया था। निश्चित रूप से अभी हम लोगों में से बहुत कम लोगों को गोवा के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी है, तो ये भी एक प्रकार से इतिहास के विद्यार्थियों के लिए नया विषय है कि इस पर भी अभी काम किया जा सकता है। अभी हमने जो कार्य किया था केवल मध्य प्रदेश से संबंधित था। 1955 ईस्वी में सत्याग्रह किया गया गोवा को लेकर के, गोवा की आजादी को लेकर के सत्याग्रह हुआ और इसमें पूरे देश से लोग गोवा गए और इसकी बागडोर संभाला था जयंत राव तिलक, जो पुणे में थे। उन्होंने एक समिति बनाई थी, गोवा विमोचन सहायक समिति, और इस समिति के तत्वावधान में उन्होंने गोवा सत्याग्रह का आयोजन 1955 में किया था। उसमें विशेष बात यही थी कि हमारा देश तो आजाद हो गया था 1947 में, पर हमारे देश का कुछ भाग, गोवा, दमन द्वीप, ये अभी भी पुर्तगालियों के अधीन था। और पुर्तगालियों का अगर इतिहास आप लोगों को मालूम होगा तो आपको ये मालूम होगा कि सबसे पहले हमारे देश में आने वाले जो विदेशी थे ये पुर्तगाली थे। विदेशी मतलब हमारा इधर आधुनिक युग से संबंधित बात है, बाकी तो विदेशी हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही आते रहे। अभी हम जब से हमारा अंग्रेजों का उपनिवेश स्थापित हुआ भारत में, उस समय की बात अपन कर रहे हैं। तो अगर यूरोपीय उपनिवेशों की हम बात करें, इन लोगों ने जो उपनिवेश स्थापित करना शुरू किया, तो सबसे पहले 1510 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित।
और तब से लेकर के हमारे भारत का वो हिस्सा पुर्तगालियों के अधीन में चला गया, गोवा दमन द्वीप जो क्षेत्र था। और इसी के 1947 में अंग्रेज चले गए। इसके पहले ही जब अंग्रेज आए थे तो उन लोगों ने भी कई संघर्ष किए यहाँ पर।